हेलो एवरीवन। मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के सेशन में मैं आप लोगों के लिए यूपी टेट 2026 के लिए जो हम लोगों ने बाल विकास यानी कि सीडीपी की इंपॉर्टेंट सीरीज यहाँ पे शुरू की थी, इसको मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे कंटिन्यू करूंगी और इस सीरीज का आज मैं आप लोगों के साथ डे 7 यहाँ पे डिस्कस करूंगी, जिसके अंदर हम लोग यहाँ पे हेरिडिटी और एनवायरमेंट यानी कि वंशानुक्रम और जो आपके पर्यावरण कारक होते हैं इसको यहाँ पे डिटेल में देखेंगे, जो कि एक बालक के विकास को यहाँ पे प्रभावित करते हैं। ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक का आपको एक क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलता है। और अगर आप लोगों को आज का ये सेशन यहाँ पे पसंद आता है तो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर सीडीपी साइंस और मैथ्स के टॉपिक वाइज सीरीज जो है यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए कंटिन्यू की है। कमेंट सेक्शन में जब आप पिन फॉर्म में देखेंगे यानी कि पहला कमेंट आप मेरा देखेंगे तो उसमें आपको सीडीपी साइंस और मैथ्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसको आप जरूर चेकआउट करिएगा, जिससे आप लोगों को टॉपिक वाइज कंटेंट को प्रिपेयर करने में आपको मदद मिलेगी। तो चलिए आज के इंपॉर्टेंट सेशन यहाँ पे शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैंने आप लोगों के लिए एक यूपी टेट परीक्षा के लिए टेलीग्राम पेड ग्रुप बनाया है। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो भी कैंडिडेट यहाँ पे नए हैं। तो देखिए, साइंस और मैथ्स बैकग्राउंड के कैंडिडेट के लिए एक स्पेशल टेलीग्राम पेड ग्रुप यहाँ पे बनाया गया है, जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ पेपर टू मैथ साइंस के सभी सब्जेक्ट के हैंड रिटन इस तरीके के टॉपिक वाइज कंटेंट जो है यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ। साथ में आप लोगों की ये जो यूट्यूब क्लासेस की पीडीएफ होती है ये आपको यहाँ पे मिलेगी। इसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर आपको यहाँ पे प्रोवाइड होंगे। इस ग्रुप की खास बात यह है कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पे फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं या फिर जो भी कैंडिडेट यहाँ पे वर्किंग है, जो प्रॉपर नोट्स नहीं बना पाते या प्रॉपर सारी बुक्स वगैरह रीड नहीं कर पाते, तो कंप्लीट कंटेंट आपको इस ग्रुप के माध्यम से मिलेगा, जिसका कॉस्ट मैंने मात्र यहाँ पे 300 रुपये रखा हुआ है, यानी कि वन टाइम पेमेंट आपको करना है, जिसके बाद आप इस ग्रुप में जुड़ जाएंगे और सभी सब्जेक्ट के नोट्स आप लोगों को यहाँ पे टॉपिक वाइज अवेलेबल होंगे टिल एग्जाम। और अगर आप इन नोट्स का डेमो यहाँ पे देखना चाहते हैं तो ये डेमो के कुछ पेजेस मैंने यहाँ पे लगा दिए। बाकी कंप्लीट डेमो के लिए आप दिए गए नंबर पे आप यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप साइंस मैथ्स बैकग्राउंड के कैंडिडेट हैं तो जरूर इस ग्रुप में यहाँ पे जुड़िएगा। इस ग्रुप से डेफिनेटली आप लोगों को यहाँ पे फायदा होगा। तो चलिए आज का इंपॉर्टेंट सेशन अब यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शुरू करती हूँ और एक एक चीज को हम लोग यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस करना चाहती हूँ, ये जो हेरिडिटी यानी कि वंशानुक्रम शब्द है, इसका मतलब क्या है। तो देखिए, कभी भी आप हेरिडिटी वर्ड को यूज करते हैं, हेरिडिटी वर्ड का मतलब क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, ऐसी क्वालिटी या फिर आप कह लीजिए ऐसे गुण जो कि ट्रांसफर हुए हैं, किसके बीच में ट्रांसफर हुए हैं, आपके पेरेंट्स और नेक्स्ट जनरेशन, अगली जो पीढ़ी है उनके बीच में जो ऐसे कैरेक्टर, ऐसे गुण जो ट्रांसफर हुए हैं, उनको हम कहेंगे यहाँ पे वंशानुक्रम यानी कि हेरिडिटी। जो भी फीचर जो हैं आपको अपने माता पिता से मिले हैं, जैसे कई बच्चों को आंखों का रंग मिलता है, आपका फिजिक हो गया, हमारे जो हेयर का टेक्सचर होता है, कई लोग बोलते हैं कि यार इसके जीन्स बहुत स्ट्रांग है। जीन्स जो होते हैं ये आपके वंशानुक्रम यानी कि हेरिडिटी फैक्टर को यहाँ पे दर्शाते हैं, जो कि जनरेशन टू जनरेशन क्या होती है, ट्रांसफर होती है। इवन कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो है, आप जिसे HIV एड्स के नाम से भी जानते हैं, ये भी आपकी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो सकती है। कभी आपने सुना होगा कि अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज हो जाता है तो अगर वो डॉक्टर के पास जाएगा या हाइपरटेंशन जिसे आप बीपी के नाम से जानते हैं, तो पहले एग्जामिनेशन से पहले उनसे ये सवाल पूछा जाता है कि आपके घर में किसी को है पहले से। तो ये ऐसे फीचर है जो कि ट्रांसफर होते हैं और ये जन्मजात आपको मिलते हैं। इन बॉन्ड एबिलिटी है, खास करके ये स्टेबल होते हैं, स्थिर होते हैं, यानी कि इनमें कोई भी परिवर्तन जो होता है ये आपको नहीं देखने को मिलता। आई होप ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है जो कि आपको अपने पेपर के लिए पता होना चाहिए, जो कि है ग्रीगर मेंडल का, जिन्हें किस नाम से जाना जाता है, जिन्हें यहाँ पर फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। ये आपके पेपर में पूछा जा सकता है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए ग्रीगर मेंडल। और इन्होंने किस पौधे पर परीक्षण किया था, तो इन्होंने मटर के पौधे पर
पी प्लांट पर इन्होंने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया था और हमें बताया था कि किस तरीके से कोई कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है। तो हम लोगों ने कुछ बेसिक चीजें यहाँ पे देखी। अब देखिए ये जो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट है, इनके बीच में कैसा इंटरेक्शन होता है, कैसा संबंध है, इसको समझाते हुए यहाँ पे रॉस और वुडवर्थ इन दोनों ने ही हमें यहाँ पे इनका इंटरेक्शन समझाया है। रॉस के अनुसार जो बच्चे का विकास होता है, जो बच्चे का विकास है, और वुडवर्थ के अनुसार जो बच्चे का विकास है, दोनों में क्या डिफरेंस है इसको जरा देखते हैं। इन दोनों ने हमें यहां पे क्या बोला। सबसे पहले रॉस कहते हैं कि जो बच्चे का विकास होगा ये हेरिडिटी, एनवायरमेंट और टाइम, यानी कि समय का क्या है, इन तीनों का यहां पर प्रोडक्ट है। और साथ ही अगर हम वुडवर्थ की बात करें तो वुडवर्थ ने क्या बोला, जो विकास है यह आपका हेरिडिटी और एनवायरनमेंट यानी कि वंशानुक्रम और पर्यावरण, इन दोनों का प्रोडक्ट है। तो आपको ये दोनों में आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे रॉस के द्वारा क्या बोला गया है, यहाँ पे हम लोगों को वुडवर्थ के द्वारा क्या बोला गया। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आप लोगों के एग्जाम में सीधा सीधा यहाँ पे पूछी जा सकती हैं, क्योंकि देखिए यूपीटेट एक ऐसी परीक्षा है जिसमें परिभाषाओं का बहुत ज्यादा दबदबा होता है। तो आपसे एग्जामिनर यहाँ पे पूछ सकते हैं कि किसके द्वारा क्या स्टेटमेंट यहाँ पे बोला गया। तो आपको पता होना चाहिए कि वुडवर्थ ने क्या बोला, रॉस ने क्या बोला। आपको ये पता होना चाहिए कि इन्होंने यहाँ पे कभी भी यहाँ हेरिडिटी और एनवायरनमेंट को सम नहीं बोला, यानी कि इनका योग नहीं बोला। इनका क्या बोला है, इनका प्रोडक्ट यहाँ पे बोला है। और किसने क्या चीज बोली है, यहाँ पे रॉस जो है इन्होंने टाइम को भी इंक्लूड किया है, जबकि वुडवर्थ बोलते हैं हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट जो है वो क्या है, वह आपका विकास यानी कि बच्चे का डेवलपमेंट जो होगा, ये इन दोनों का ही यहाँ पे आपका प्रोडक्ट माना जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब इसके अलावा अगर हम यहाँ पे आगे बढ़े तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को कुछ बेसिक चीजें समझनी होंगी। ये जो वंशानुक्रम है यानी कि हेरिडिटी के बारे में कुछ और बेसिक चीजें, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम कहें कि हेरिडिटी में क्या चीज ट्रांसफर होती है तो आपका आंसर ये होगा कि जो हमारे जीन्स होते हैं ये आपके ट्रांसफर होते हैं। अब ये जीन्स ट्रांसफर कैसे होते होंगे, या आपके जीन्स जो है ये आपका गुणसूत्र से यानी कि क्रोमोसोम्स की मदद से ट्रांसफर होते हैं। और क्रोमोसोम कितने होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं 46 क्रोमोसोम होते हैं। और अगर हम इन्हें जोड़े में देखते हैं तो कितने होते हैं, ये 23 पेयर होते हैं। कितने होते हैं भाई, 23 पेयर होते हैं, जिसमें से ऐसा देखा गया है कि इन 23 पेयर में से 22 पेयर जो हैं, 22 पेयर क्या होंगे, 22 पेयर जो होते हैं ये आपके ऑटोजोम्स होते हैं, जो कि सब में कॉमन होंगे। और जो एक पेयर होगा, एक पेयर वे आपका होगा यहां पर सेक्स क्रोमोसोम, जो कि ये निर्धारित करेगा कि बच्चे का जेंडर क्या है। यानी कि ये XX और XY को यहां पे दर्शाता है। अगर XX क्रोमोसोम होगा तो बेबी गर्ल, अगर XY क्रोमोसोम होगा तो बेबी बॉय। अब सेक्स डिटर्मिनेशन किस तरीके से होता है इसको भी जरा हम देख लेते हैं। अभी मैंने आपको कहा कि ये सारा हमारा वंशानुक्रम है, ये सारा हमारा हेरिडिटी फीचर है। तो अभी हम लोगों ने ये चीज यहाँ पे डिटेल में देखी। आई होप आप लोगों को चीजें यहाँ पे अच्छे से विजिबल हो रही होंगी। अब देखिए यहाँ पे ये जो XX और XY क्रोमोसोम है इसको जरा समझने के लिए, अब देखिए अगर यहाँ पर हम एक फीमेल के क्रोमोसोम को बनाएं तो ये है हमारी फीमेल, और XY क्रोमोसोम जो होता है ये आपका मेल में होता है। तो सबसे पहले जब यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन होगा तो यहाँ पर आपको एक चीज देखने को मिलेगा कि चाहे यहाँ पे बेबी बॉय डेवलप हो रहा है चाहे बेबी गर्ल, आपको देखने को मिलेगा कि फीमेल की बॉडी से तो हर बारी एक्स क्रोमोसोम ही आता है, क्योंकि फीमेल की बॉडी में तो एक्स क्रोमोसोम ही है। अगर फीमेल की बॉडी के एक्स क्रोमोसोम मेल की बॉडी के एक्स क्रोमोसोम के साथ आपका लिंक करते हैं तो यहाँ पर बेबी गर्ल जो है ये आपका डेवलप होती है। और अगर फीमेल की बॉडी का एक्स क्रोमोसोम मेल की बॉडी के वाई क्रोमोसोम के साथ लिंक करे तो बेबी बॉय यहाँ पे डेवलप होते हैं।
तो इस तरीके से यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन होता है और क्रोमोसोमल चीजें आपसे एग्जाम में यहाँ पे पूछी जा सकती है। मैं इतना उम्मीद करूंगी कि इतनी चीजें आप लोगों को यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो गई होंगी कि किस तरीके से यहाँ पर सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, किस तरीके से आप चीजें जो है यहाँ पे देखते हैं। तो क्रोमोसोम कितने हैं? क्रोमोसोम अगर आप यहाँ पे नंबर में देखें तो नंबर में है यहाँ पे 46, पेयर में है यहाँ पे 23 पेयर। अब 22 पेयर क्या है? ऑटोसोम है, एक पेयर है आपका सेक्स क्रोमोसोम। और सेक्स डिटर्मिनेशन किस तरीके से होता है। अब ये जो हेरिडिटी है इसका महत्व क्या है? तो देखिए ये सबसे पहले आपकी परिपक्वता मैचुरेशन को कंट्रोल करता है, साथ ही आपकी पर्सनालिटी यानी कि आपका व्यक्तित्व कैसा होता है इसको भी ये शेप करता है। आपके आंखों का कलर, आपके बालों का कलर हेरिडिटी से मिला है। साथ ही आपकी इंटेलिजेंस भी एक तरीके से डिटरमाइन की जा सकती है। अब आप कहेंगे कि इंटेलिजेंस तो हम यहाँ पे एनवायरमेंट यानी कि वातावरण में आके भी चीजें यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं। एक यहाँ पे जो बेसिक लेवल है, बेसिक स्केल है, वो आपको हेरिडिटी से मिलता है। उसको कितना आप नर्चर कर सकते हैं, उसका कितना आप पोषित कर सकते हैं, वो आपके वातावरण पर निर्भर करता है। मैं इतना उम्मीद करूंगी कि इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए इसके अलावा अगर हम यहाँ पे आगे देखें तो आगे हम लोगों को देखना लॉ ऑफ इनहेरिटेंस यानी कि जो आपके वंशानुक्रम है इसके कुछ नियम है। सबसे पहले लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस यानी कि कुछ फीचर आपके क्या होंगे भाई? कुछ फीचर आपके सेम होंगे आपके पेरेंट्स से। कोई एक छोटा सा बच्चा पैदा होता है किसी के घर में, सबसे पहले कंपैरिजन करने लग जाते हैं, इसकी आंख इसकी तरह है, इसकी नाक इसकी तरह है, देखो इसका शरीर, इसका कद काती मतलब किसी की तरह है। तो बेसिकली कुछ ना कुछ रिजेम्बलेंस तो होगा ही, तो वो लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस है यानी कि समानता का नियम। इसके अलावा लॉ ऑफ वेरिएशन। अब भाई देखो एग्जैक्ट कॉपी तो नहीं होते, कॉपी तो नहीं होते ना आप अपने माता पिता से, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते। कुछ ना कुछ आपका चेंज यहाँ पे होता है, कुछ ना कुछ आपके नए फीचर्स यहाँ पे होते हैं, तो वो आपका लॉ ऑफ वेरिएशन के अंदर आता है। अब अगला है लॉ ऑफ रेग्रीगेशन। अब देखिए इसका टर्म का मतलब क्या है? बेसिकली आप लोगों के अंदर यहाँ पे कुछ ट्रेड्स ट्रांसफर होते हैं, ट्रेड्स ट्रांसफर होते हैं, पूरे के पूरे कैरेक्टर ट्रांसफर नहीं होते, पूरा का पूरा यहाँ पे एक तरीके से सेम बिल्कुल फीचर ट्रांसफर नहीं होते। यहाँ पे कहते हैं कि 4 पुश्तों तक ट्रेड्स जो है वो ट्रांसफर होते हैं, तो इसके बारे में बताया गया है। तो ये टर्म्स आप लोगों को यहाँ पे पता होनी चाहिए, जस्ट लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस, लॉ ऑफ वेरिएशन, लॉ ऑफ रेग्रीगेशन। तो ये टर्म आपके पेपर में सीधा सीधा जो है ये पूछ ली जाती है। तो ये टर्म आपको ऑप्शन में मिल जाएगा कि इनमें से कौन सा लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस नहीं है। एग्जाम्पल इस तरीके से कि भाई हमारी कुछ फीचर हमारे माता पिता से मिलते हैं, कुछ फीचर आपके वेरिएशन भी होता है। अब इस चीज को समझाने के लिए ना यहां पर थोड़ा सा अगर हम साइंटिफिक तरीके से इस चीज को देख ले तो यहां पर हमें ग्रेगर मेंडल जो कि फादर ऑफ जेनेटिक्स थे, इन्होंने पी प्लांट का जो एक्सपेरिमेंट किया था इसको भी जरा मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। पी प्लांट का एक्सपेरिमेंट कैसे किया था इन्होंने पूरा एक प्योर टॉल और एक शॉर्ट प्लांट लिया। ठीक है जी, एक बार एक्सपेरिमेंट देख लीजिए, आप नोट में नोट डाउन कर लीजिएगा, अदरवाइज ये पेपर में आएगा नहीं, बट आपको ये तीनों टर्म यहाँ पे समझ में आ जाएंगे। जब इन्होंने ये जो टॉल को यहाँ पे शॉर्ट प्लांट के साथ यहाँ पे इस तरीके से लिंक किया तो यहाँ पर जो प्लांट बने ये भी टॉल था, ये भी टॉल था। ये कहना क्या चाह रही हूं मैं, एक इन्होंने लंबा पौधा लिया, एक इन्होंने छोटा पौधा लिया। जो फर्स्ट जनरेशन आई इनकी, दोनों के दोनों पौधे क्या आए, ये आपके टॉल आया। अब एक यहाँ पे दिमाग में क्वेश्चन आया कि हमने लिया एक लंबा पौधा एक छोटा पौधा, तो कैसे उनकी अगली जनरेशन दोनों के दोनों टॉल आई। तो ये आपकी फर्स्ट जनरेशन। फिर इन्होंने क्या किया, फिर इन्होंने इनका आपस में लिंक कर दिया। इनको जब आपस में लिंक किया तो इसके 4 केसेस आए, प्योर टॉल, टॉल, टॉल और ये शॉर्ट। ये कहना क्या चाह रही हूं, ये मैंने क्रॉसिंग कर दी है। तो ये तो आ गया आपका प्योर टॉल, एक भी कैपिटल होगा तो ये भी लंबा, ये भी लंबा और ये छोटा। तो समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूं कि वो कैरेक्टर जो पहली जनरेशन में कोई एक माता या पिता में से कोई एक छोटा कैरेक्टर था, वो पहली जनरेशन में ना दिख के दूसरी जनरेशन में दिखा ये शॉर्ट प्लांट। तो
तो ऐसा होता है कि अगर किसी व्यक्ति में कोई एक फीचर होता है तो जरूरी नहीं है कि उसके माता पिता से आए, उसके दादा दादी से भी वो फीचर यहाँ पे आ सकता है। इस चीज को किसने समझाया? ग्रीगर मेंडल ने समझाया। तो ये हम लोगों को लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस, यानी कि इनसे रिजेम्बलेंस भी होगी, कुछ वेरिएशन भी होगा, और कुछ ट्रेड्स जो हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होती हैं, इसके बारे में बताया गया। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम एक क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, एक बारी आप इसे पढ़ लीजिए। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रीडोमेंटिकली अ हेरिडिटी रिलेटेड फैक्टर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से अनुवांशिकता से संबंधित कारक है, आपको बताना है। तो देखिए, सबसे पहले सहकर्मियों के साथ कैसा आपका व्यवहार होगा, कैसा आपका दृष्टिकोण होगा, एटीट्यूड होगा, यह आपके वातावरण पर निर्भर करता है। तो ये तो यहाँ पे नहीं है। इसके अलावा सोच पैटर्न, यानी कि किस तरीके से सोचोगे विचारोगे, वो भी आपको किस तरीके की संगत मिली है उस पर निर्भर करेगा। तो ये भी यहाँ पे नहीं होगा। सामाजिक गतिविधि में भागीदारी, ये भी सोशल जो आप पार्टिसिपेशन करोगे सोशल एक्टिविटी में, वे भी आपके वातावरण पे निर्भर करेगा। पर आंखों का रंग जो है ये आपका वंशानुक्रम में कारक माना जाता है, यानी कि कलर ऑफ आईज। तो यहाँ पे सी जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। मैं उम्मीद करूंगी कि यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए अगला यहाँ पे हम लोगों को क्या बोल रखा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि अनुवांशिकता को एक डैश सामाजिक संरचना के रूप में माना जाता है। हेरिडिटी इज कंसिडर एज अ डैश सोशल स्ट्रक्चर। तो किस तरीके का स्ट्रक्चर है भाई? प्राथमिक द्वितीय स्ट्रक्चर नहीं है। प्राथमिक जो है वो आपके घर वगैरह आते हैं, द्वितीय जो आप बाहरी दुनिया से आप जब कनेक्ट करते हो। डायनेमिक नहीं है, गतिशील नहीं है, ये स्टैटिक है, स्थिर है, जो कि आपका जिसमें परिवर्तन नहीं होता है। तो ये आप लोगों का यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे आगे देखें तो अगला यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे बोल रखा है हेरिडिटी प्ले मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन, अनुवांशिकता सबसे महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है। किस पर निर्वाह करती है? इमोशनल डेवलपमेंट, भावनात्मक विकास पर नहीं करती, क्योंकि ये तो आपके इमोशन जो है, आप किस तरीके के एनवायरमेंट में रह रहे हो उसमें आपने अपने इमोशन पे कितना कंट्रोल कर लिया उस पर निर्भर करेगा। सोशल डेवलपमेंट, समाज की बात की तो सोसाइटी तो आएगा ही आएगा। कल्चर ये भी नहीं है। जो आपका फिजिकल डेवलपमेंट है, जो आपका शारीरिक विकास, आप कितने लंबे होंगे, आप आपकी हाइट क्या है, आपका फिजिक क्या है, कहीं ना कहीं ऐसा बोलते हैं कि अपने पापा की तरह दिखता है। तो इस तरीके का जो फीचर होते हैं ये आपके यहाँ अनुवांशिक क्रम के अंदर यहाँ पे आएगा। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट है। इसके अलावा देखिए अब हम यहाँ पे वातावरण की बात करते हैं, जो आपका एनवायरमेंट है। तो देखिए एनवायरनमेंट के बारे में यहाँ पे क्या बता रखा है। एनवायरनमेंट के बारे में हम यहाँ पे ये बता रखा है कि बेसिकली ऐसा कुछ फीचर जो कि एक बच्चे के आसपास सारी चीजें, यानी कि उस बच्चे के आसपास के सारी चीजें, जैसे अगर एक बच्चा मैं यहाँ पे बना रही हूँ, बच्चा नहीं, मैंने तो पेड़ ही बना दिया था यहाँ पे। अगर हम एक बच्चे को यहाँ पे बना रहे हैं, बच्चा तो नहीं बना, पता नहीं क्या ही बन गया है, इसके आसपास की सारी चीजें जो होंगी उसका एनवायरनमेंट आ जाएगा। जैसे उसका घर हो सकता है, उसका स्कूल हो सकता है, उसके स्कूल की बिल्डिंग हो सकती है, उसकी सोसाइटी हो सकती है जिस सोसाइटी में वो रह रहा है, उसका कल्चर हो सकता है। ये सारी चीजें जो बाहरी कारक होते हैं ये आपका किस में आ जाएंगे? ये आपका वातावरण में आ जाएंगे, जो कि डायनेमिक होता है, जो कि गतिशील है। आई होप ये तो इसमें तो इतना कुछ समझाने के लिए नहीं था। अब इसको जरा डिटेल में समझे, इसके लिए हम लोग यहाँ पे जरा एक चाइल्ड डेवलपमेंट को समझेंगे। एक बच्चे के विकास में दो चीजें निर्भर करती है, एक उसका नर्चर या नेचर यानी कि प्रकृति, जो कि उसकी कहां से आती है, जो कि उसकी हेरिडिटी से आती है, और एक होता है नर्चर यानी कि उसका पोषण कैसा हुआ, उसका वातावरण से आता है, यानी कि उसके एनवायरमेंट से आता है। अब अगर मैं यहां पर इन चीजों को देखूं, जो हेरिडिटी होती है ये कैसी होती है? ये आपकी स्टैटिक होती है, ये आपकी स्थिर होती है, यानी कि ये बदलती नहीं है। इसके अलावा ये आपका इनबॉर्न एबिलिटी है जो आपको मिलती है, ये आपकी ज्यादा चेंज नहीं हो सकती। ये आपका इनबॉर्न एबिलिटी है जो आपको अपने परिवार से मिला है। अब ये जो आपका वातावरण है ये आपका डायनामिक होता है। कैसा होता है भाई? ये आपका गतिशील होता है। साथ ही ये आप कैसे कर सकते हो? या आप पोषित कर सकते हो।
यानी कि इसमें आप यहाँ पे परिवर्तन कर सकते हो, ये चेंज हो सकती हैं। और ये जो आपका हेरिडिटी है और एनवायरमेंट है, इन दोनों से मिलकर ही बच्चे का क्या होता है, ये जो आपका हेरिडिटी और एनवायरमेंट है, इन दोनों का प्रोडक्ट ही बच्चे का क्या है, डेवलपमेंट है। ये हम लोगों को यहाँ पे बताया गया है इस तरीके से। आई होप ये टर्म, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। कहीं पर भी आप नेचर शब्द को देखेंगे, नेचर वर्ड का मतलब है जो आपकी प्रकृति होती है, नेचर यानी कि जो आपके हेरिडिटी है, और जो आपका नर्चर है वो आपका क्या दिखाएगा, वे आपका एनवायरमेंट को दिखाएगा। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जिसके अंदर क्या बोल रखा है, एनवायरमेंटल फैक्टर दैट शेप डेवलपमेंट इंक्लूड ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, यानी कि विकास के आकार देने वाले पर्यावरणीय कारक में निम्नलिखित में से किस को छोड़कर सभी शामिल है, आपको बताना है। सबसे पहले यहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन यानी कि गुणवत्ता, ये आपकी सोसाइटी से लिंक कर रहा है तो ये तो होगा। इसके अलावा शारीरिक घटक यानी कि आपका फिजिक कैसा, फिजिक जो है ये आपके यहाँ पर कहीं ना कहीं जैसा आपका पेरेंट्स का फिजिक होगा, कहीं ना कहीं वैसा फिजिक आपका हो सकता है, तो ये आपका यहाँ पर एनवायरमेंटल फैक्टर नहीं है, ये आपका यहाँ पे हेरिडिटी यानी कि वंशानुक्रमिक कारक है। इसके अलावा कैसा आपको पोषण मिला है, पोषण में गुणवत्ता और कल्चर, ये आपके तीनों फैक्टर आपके एनवायरनमेंट के हैं, जबकि बी शारीरिक घटक जो है आपका हेरिडिटी को दर्शाता है। इसके अलावा अगले हम क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पे बोल रखा है व्हाट इज द मीन ऑफ नेचर इन नेचर नर्चर कंट्रोवर्सी। अब देखिए यहाँ पे बोल रखा है प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या तात्पर्य, प्रकृति शब्द जो है, नेचर वर्ड जो है आपका किसके लिए यूज होता है, मैंने बताया था ये आपका हेरिडिटी के लिए यूज होता है, यानी कि ऐसे कारक जो आपको माता पिता से मिले हैं। तो जरा देख लेते हैं, टेम्परामेंट ऑफ एन इंडिविजुअल यानी कि उसकी प्रकृति जो होगी उसके एनवायरमेंट पे डिपेंड करेगी, ये नहीं होगा। भौतिक और सामाजिक दुनिया जो है, बाहर की दुनिया है, तो ये यहाँ पे नहीं होगा। इसके अलावा हमारे आसपास का वातावरण, तो एनवायरमेंट होता है। यहाँ पे जो जैविक और यहाँ पे अगर हम लोग जो बायोलॉजिकल और हेरिडिटिक इंफॉर्मेशन है वो आपका नेचर यानी कि क्या कहलाएगा, ये आपका प्रकृति कहलाएगा। आई होप ये आपको यहाँ पे चीजें क्लियर हो गई होंगी। इस क्वेश्चन का फर्स्ट जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, देखिए इसमें हेरिडिटी और एनवायरमेंट चैप्टर को करते हुए हमें ये भी पता होना चाहिए हमारे आसपास दो तरीके के ट्विंस होते हैं, क्योंकि हम ये बात कर रहे हैं कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन चीजें ट्रांसफर हो रही हैं। तो हम ये भी बात करेंगे कि कई बारी बच्चे जब बॉर्न होते हैं तो दो तरीके के ट्विंस यहाँ पे बनते हैं, एक आइडेंटिकल और एक फर्टर्नल। आइडेंटिकल ट्विंस में क्या होता है कि एक एग एक स्पर्म के साथ आपका क्या करता है, फ्यूज करता है, और इसे मोनोजाइकोटिक बोलते हैं। और साथ में इसमें एक प्लासेंटा जो होता है ये यहां पर शेयर कर रहे होते हैं बच्चे, और मोस्टली सेम जेंडर इनका यहां पे बनता है, मतलब होंगी तो दोनों लड़कियां होंगी या दोनों लड़के होंगे, इस तरीके का केस होता है। जो फर्टर्नल ट्विंस होता है ये आपका यहां डाइजाइकोटिक होता है, और इसमें दो एग दो स्पर्म के साथ यहां पे फ्यूज होता है, और इसमें दो अलग अलग प्लासेंटा होता है जिससे बच्चे को न्यूट्रिशन मिलता है। इसकी हम बात कर रहे हैं, जो एक यहाँ पे नली होती है, एक फूड पाइप होता है। इसके अलावा मोस्टली इसमें यहाँ पे गर्ल बॉय इस तरीके का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलता है। तो ये आपको यहाँ पे इन दोनों में डिफरेंस जो है, अंतर जो है यहाँ पे पता होना चाहिए कि मोनोजाइकोटिक कैसे होते हैं और डाइजाइकोटिक कैसे होते हैं। मोनो मतलब जिसमें एक एग एक स्पर्म के साथ फ्यूज करेगा, और यहाँ पे डाइजाइकोटिक इसे आप यहाँ पे क्या बोलेंगे, इसे आप यहाँ पे डाइजाइगोटिक बोलेंगे। दो जाइकोट बनते हैं, दो एग दो स्पर्म के साथ फ्यूज कर रहे हैं, तो दो प्लासेंटा इसमें है, और मोस्टली इस तरीके का कॉम्बिनेशन आपका बनता है। अब इसके अलावा अगर हम आगे यहाँ पे देखें तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि मोनोजाइकोटिक में क्या होता है ट्विंस में, और डाइजाइकोटिक में क्या होता है। देखिए मोनोजाइकोटिक में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे क्या बोल रखा है, मोनोजाइकोटिक जो है ये टर्म किसके लिए यूज किया गया है, मोनोजाइकोटिक आपका उसके लिए यूज किया गया है जो कि आइडेंटिकल ट्विंस है, मेल फीमेल के लिए थोड़ी यूज किया गया है। मैं ऑप्शन पढ़ के मैंने कहा मोनोजाइकोटिक मेल फीमेल, ये गलत है। यहाँ पे नर और मतलब यहाँ पे पुरुष और महिला के लिए ये टर्म यूज नहीं किया जाता। मोनोजाइकोटिक आपका आइडेंटिकल के लिए और डाइजाइकोटिक आपका फर्टर्नल के लिए यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका डी ऑप्शन है वे यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है।
इसके अलावा चलिए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन है कि द नेचर नर्चर डिबेट रेफर, यानी कि प्रकृति और पोषण पर वाद विवाद डैश को संदर्भित करता है। यहाँ पे हम लोगों को नेचर और नर्चर दो टर्म दे रखे हैं। नेचर किसके लिए है, नर्चर किसके लिए है? बिहेवियर और एनवायरमेंट के लिए नहीं है, ये बायोलॉजी और एनवायरमेंट के लिए नहीं है, अपब्रिंगिंग एनवायरमेंट के लिए नहीं है। नेचर दिखाता है कि आपको कौन से कैरेक्टर, कौन से ऐसे गुण सूत्र है जो आपको अपने माता पिता से मिले हैं, यानी कि ये आपके अनुवांशिकता को दिखाता है, और नर्चर जो है आपके पर्यावरण को दिखाता है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का फर्स्ट जो ऑप्शन होगा करेक्ट होगा। अब तो इतने क्वेश्चन, इतने कॉन्सेप्ट करने के बाद मुझे नहीं लगता कि इस सेशन में आपको डाउट होना चाहिए। अब देखिए अगला है कि डैश अकॉर्डिंग टू डैश डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इज द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। यहाँ पे बोल रखा है डैश के अनुसार बालक का विकास जो है वो अनुवांशिकता और वातावरण का गुण, यहाँ पे गुणनफल है। ये किसके द्वारा बोला गया है? तो मैंने अभी आपको बताया था दो डेफिनेशन, एक रॉस के द्वारा और एक वुडवर्थ के द्वारा। वुडवर्थ ने बोला था जो हम लोगों का बच्चे का विकास होता है, जो विकास है वे आपका हेरिडिटी और एनवायरमेंट का प्रोडक्ट है, ये इनके द्वारा बोला गया। और रॉस के द्वारा क्या बोला गया? जो आपका विकास है वो हेरिडिटी, एनवायरमेंट और टाइम का लिंक है, ये यहां पे बोला गया। तो यहां पे हेरिडिटी और एनवायरमेंट की बात बोली गई है, तो इस क्वेश्चन का वुडवर्थ जो होगा ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अब चलिए हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसके अंदर क्या बोल रखा है 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम आर सेम इन मेल एंड फीमेल। मैंने अभी आपको बताया था कि 22 ऐसे गुणसूत्र होते हैं जो यहाँ पे पुरुष और स्त्री दोनों में समान होते हैं, और इनको क्या बोलते हैं? तो देखिए टोटल होते हैं 23 पेयर। जो 23 पेयर होते हैं, 23 पेयर में से 22 पेयर जो होते हैं इनको बोलते हैं ऑटोजोम्स। क्या बोलते हैं भाई? इनको ऑटोजोम्स बोलते हैं। और जो एक पेयर होता है उसको बोला जाता है सेक्स क्रोमोसोम, जो बेसिकली जेंडर को आधारित करता है, निर्धारित करता है। और जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वे आपके XX या XY होते हैं। XX ये फीमेल के लिए, XY ये यहाँ पे मेल के लिए। और इस प्रश्न में क्या पूछा गया है कि जो 22 पेयर जो सेम होते हैं वे कौन से होते हैं, उनका नाम क्या है? उनको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? उनको XX तो यार फीमेल के लिए यूज किया जाता है, XY जो है वो आपका मेल के लिए यूज किया जाता है। आइडेंटिकल जीन्स क्या होते हैं? जो कि आपके सेम जीन्स हो, तो ये यहाँ पे नहीं होगा। अब ये इन्हें क्या बोला जाता है? इनको ऑटोजोम्स यहाँ पे बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ए ऑप्शन। तो चलिए आज के सेशन को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं, और मैं उम्मीद करूंगी कि ये सेशन आप लोगों को यहाँ पे पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, और इस सेशन की सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हुई होंगी। अगर आप लोगों को ये सेशन इस टाइप से, यानी कि इस हैंड रिटन टाइप से पसंद आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझे जरूर यहाँ पे फीडबैक दीजिएगा। आप लोगों का फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे मैं बहुत मोटिवेटेड होंगी। और अगर आप पेपर टू मैथ साइंस बैकग्राउंड के कैंडिडेट हैं तो इस ग्रुप में जल्दी से जल्दी आप यहाँ पे एनरोल कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को ऑथेंटिक अच्छा कॉन्टेंट जो है यहाँ पे प्रोवाइड होगा। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ, आज के इस सेशन को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अब मैं आपसे मिलूंगी अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। और हाँ, आप यहाँ पर प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कर लीजिएगा CDP साइंस और मैथ्स के। आप देखिए यहाँ पे प्लेलिस्ट सेक्शन में भी जा सकते हैं, अदरवाइज आप लोग यहाँ पर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन फॉर्म में यानी कि पहले कमेंट को भी देख सकते हैं, जिसमें CDP साइंस और मैथ्स तीनों की ही आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तीनों की ही प्लेलिस्ट से आप अपनी तैयारी यहाँ पे कर सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा ये सेशन आपको कैसा लगा। आज के इस सेशन को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अब मैं आपसे मिलूंगी अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।